बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 फरवरी है और दिन है जुमे का। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 7 नए जजेस ने हलफ उठा लिया है। सुप्रीम कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट जारी हो गई है। जजेस के नाम, कौन सा जज सीनियरिटी लिस्ट में कौन से नंबर पर है, ये लिस्ट आपके सामने रखते हैं। और आज क्योंकि तकरीब हलफ बर्दारी में हम मौजूद थे, तो उसका अहवाल भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और जब मैं जजेस के नाम आपको बताऊँगा तो आपको साथ साथ बताता जाऊँगा कि कौन सा जज कहाँ पर खड़ा है, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इस वक्त अगर फुल कोर्ट बैठती है तो सूरत हाल जो है वो किस तरफ जा सकती है। क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से आपको पता ही है कि दरखास्तें इस वक्त पेंडिंग हैं कि फुल कोर्ट के सामने लगाई जाएँ। और अब फुल कोर्ट जो है वो होगी 25 जजेस पर मुश्तमिल। अगर एडहॉक जजेस जो हैं उनको भी बिठाया जाता है, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब और जस्टिस मजहर आलम खेल साहब, इनको भी अगर बिठाया जाता है तो फिर ये 25 जजेस फुल कोर्ट में होंगे। और अगर ये दोनों इनको नहीं बिठाया जाता तो फिर 23 जजेस जो हैं वो फुल कोर्ट में होंगे। लेकिन आपको शुरू में एक चीज़ अर्ज कर दूं कि आज रिपोर्टर जो हैं वो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को ढूंढते रहे तकरीब के बाद, लेकिन याहिया अफरीदी साहब अंदर चले गए थे और वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे जहाँ पे जजेस ने चाय पी। और उसकी वजह यह है कि रिपोर्टर्स जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से पूछना चाहते थे कि आपने 4-5 रोज़ पहले 40 सहाफ़ियों की मौजूदगी में एक बड़ा दावा किया और आपने उस दावे में कहा कि जस्टिस सरफराज डोगर की सीनियरिटी के मामले पर अटार्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान भी आपसे मुत्तफिक हैं, आपसे इत्तफाक करते हैं। क्योंकि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने जो रिपोर्टर से मुलाकात की उसमें उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो 5 जजेस के जिनके नाम आए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के जज लगाने के लिए, उसमें जस्टिस सरफराज डोगर का नाम भी शामिल था। तो याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि वो ये समझते हैं कि सरफराज डोगर साहब जो है वो सीनियरिटी में नहीं आते और ट्रांसफ़र उनका ठीक हुआ है और उस ट्रांसफ़र को वो ऑन करते हैं याहिया अफरीदी साहब। और बल्कि याहिया अफरीदी साहब तो ये कहते हैं कि जश्न मनाओ, खुशियाँ मनाओ कि आप पंजाबी बोलने वाला भी है, सिंधी बोलने वाला भी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और बलोची बोलने वाला भी है, उर्दू स्पीकिंग भी है। तो मैंने तो ये कहा है कि फिर भाई सराइकियों का क्या कसूर है, दीगर ज़बानों वालों का क्या कसूर है, फिर ये भी जजेस आप लगाएं। मतलब अगर याहिया अफरीदी साहब के नज़दीक अब अदालतों में जज भर्ती करने का मयार ये रह गया है कि ज़बानों पे, लिसानी बुनियादों पे जो है वो जजेस लगाने हैं, तो फिर सराइकियों के भी जज लगाएं, फिर दीगर जो ज़बानें उनके भी जज लगाएं आप। तो खैर जो ये याहिया अफरीदी साहब ने इंकशाफ किया था और दावा किया था, उस दावे को कल मंसूर उस्मान अवान ने झूठा करार दे दिया है, गलत बयानी करार दे दिया है। और उन्होंने कहा है, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि याहिया अफरीदी साहब ने झूठ बोला है, लेकिन उन्होंने यही कहा कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने झूठ बोला है। क्यों? मंसूर उस्मान अवान कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, सीनियरिटी के ऊपर बिल्कुल उनका ये मौक़िफ़ नहीं है जो याहिया अफरीदी साहब का है, और बिल्कुल उन्होंने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में चीफ जस्टिस से इत्तफाक नहीं किया। बल्कि अटॉर्नी जनरल तो यहाँ तक कहते हैं कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान सीनियरिटी का फोरम डिसाइड करने का फोरम नहीं है। और क्योंकि ये अब जुडिशल साइड पे फैसला होने, जो 5 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब, तारिक महमूद जहांगीरी साहब और सरदार एजाज इसा खान साहब, बाबर सत्तार साहब और समन रिफत इम्तियाज साहबा, इन्होंने क्योंकि एक प्रेजेंटेशन जो है वो रिप्रेजेंटेशन इन्होंने दायर की आमिर फारूक साहब के सामने, और आमिर फारूक साहब सुप्रीम कोर्ट आने से पहले उस रिप्रेजेंटेशन को मुस्तरद करके आए हैं जिसमें सीनियरिटी की लिस्ट को चैलेंज किया गया था। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज़ाद जजेस ने, जो अपने हलफ से वफा करने वाले जजेस हैं, उन्होंने ये कहा था कि ये जो आपने सीनियरिटी कहा है कि सरफराज डोगर आप सीनियर अटॉर्नी जज हैं, तो ये दुरुस्त नहीं है। अब उसके ऊपर अपील आनी है सुप्रीम कोर्ट में, जजेस सुप्रीम कोर्ट से रजू करने लगे हैं और वो मामला आईनी बेंच के सामने जाना है। तो याहिया अफरीदी साहब ने यहाँ तक कह दिया कि जब वो मामला जुडिशल साइड पर आएगा तो जुडिशल साइड पे वो नहीं बैठेंगे, आपने वैसे ही नहीं बैठना क्योंकि आप तो आईनी बेंच में है नहीं। तो खैर अटॉर्नी जनरल ने अब झूठा करार दे दिया है जस्टिस याहिया अफरीदी को कि वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल ने उनसे इत्तफाक किया था। लेकिन याहिया अफरीदी साहब आज सहाफ़ियों के सामने नहीं आए। अगर वो तकरीब के बाद सहाफ़ियों को मिलते तो सहाफ़ी ज़रूर उनसे सवाल करते थे कि आपने इतने बड़े मनसब पे बैठ के झूठ क्यों बोला, गलत बयानी क्यों की। तो ये देखना, जब इतने बड़े ओहदों पे बैठी हुई शख्सियात इतने वाशगाफ अल्फाज में झूठ बोलेंगी, या अगर उन्होंने सच बोला है तो अटॉर्नी जनरल ने तो फिर उनको एम्बेरस कर दिया, शर्मिंदा कर दिया, उनको कटहरे मिला खड़ा किया, तो मतलब ये हैरानगी है। खैर उसके बाद जो दूसरा मामला है उसमें भी याहिया अफरीदी साहब के हवाले से एक बड़ा ये चीज़ सामने आई है। याहिया अफरीदी साहब ने इमरान खान साहब के ख़त के हवाले से कहा कि वो ख़त उन्होंने कहा वो सीरियस ख़त है, उसमें सबूत भी मौजूद है, लेकिन वो ख़त उन्होंने कहा याहिया अफरीदी साहब ने कि उन्होंने वो ख़त आईनी बेंच की कमेटी को भेज दिया है। लेकिन आईनी बेंच की कमेटी के मेंबर जस्टिस जमाल खान मुदखिल ने कहा है कि ना तो उन्होंने ख़त देखा है, ना उनको वो ख़त मौसूल हुआ है, और अगर वो कमेटी के पास आया है तो फिर
कमेटी का अभी इजलास नहीं हुआ। अब मसला ये है कि याहिया अफरीदी साहब को जब खत मौसूल हुआ है उसी तारीख को अमीनुद्दीन खान साहब और आईनी बेंच की कमेटी को भी वो खत मौसूल हुआ है। वो आईनी बेंच की कमेटी जिसने उस खत को टेकअप नहीं किया, याहिया अफरीदी साहब ने उनको भेज दिया। लेकिन हैरान कुन तौर पर ये एक ऐसे वक्त में याहिया अफरीदी साहब ने खत भेजा है आईनी कमेटी को जब याहिया अफरीदी साहब की उससे अगले दिन जो है वो मुलाकात थी इनसे, जो IMF है, IMF के साथ मुलाकात थी। तो ये अब मामला ये है कि इसको इससे जोड़ा जा रहा है कि क्योंकि IMF के वफद से उनकी मुलाकात होनी थी, तो IMF के वफद से मुलाकात की वजह से उन्होंने ये खत जो है वो आईनी बेंच को भेजा है ताकि IMF की टीम अगर इस हवाले से सवाल करती है कि आपके मुल्क में इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं, आप क्या कर रहे हैं, तो वो ये कह सकें कि जी मैंने वो मामला आईनी बेंच को भेज दिया और आईनी बेंच उसको टेकअप करने लगा है। अच्छा, अब ये दो चीज़ें होगी। तीसरी बात यह है कि वो जस्टिस याहिया अफरीदी जो कहते हैं कि जनाब कोई एग्जेक्टिव की मुदाखलत नहीं है अदलिया में, जो कहते हैं कि कोई इदारों की मुदाखलत नहीं है, वो जस्टिस याहिया अफरीदी इस दो उनके जो चीज़ें हैं, 3 चीज़ें ऐसी हुई हैं जिससे ये बात कंफर्म हो गई है कि अदलिया के अंदर मुदाखलत है। अगर ये मुदाखलत नहीं है तो फिर याहिया अफरीदी साहब किस चीज़ को मुदाखलत कहते हैं? पहली बात यह है कि याहिया अफरीदी साहब कहते हैं कि मैं सीनियरिटी के मुत्तफिक नहीं हूँ कि सरफराज डोगर को 15 नंबर के जज को ला के हाई कोर्ट में सीनियर ट्यूनी बना दिया गया है और अब एक्टिंग चीफ जस्टिस बना दिया गया है और आगे वो मुस्तकिल भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट वही बनने जा रहे हैं। लेकिन हुकूमत ने कहा है कि जी ऐसा, हुकूमत ने उनकी बात नहीं मानी और एक्टिंग चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन कर दिया और आगे चीफ जस्टिस भी वही बनने जा रहे हैं। तो ये मुदाखलत नहीं है तो क्या है? यानी याहिया अफरीदी खुद एक बात मानते हैं कि वो सीनियर ट्यूनी नहीं हो सकते थे, वो एक्टिंग चीफ जस्टिस नहीं हो सकते थे, लेकिन हुकूमत ने कर दिया। तो कर दिया ना, आपने क्या कर लिया हुकूमत का? तो दूसरी बात यह है कि आप खुद सीनियरिटी को वायलेट करके आए हुए हैं, आप खुद जस्टिस मंसूली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को की सीनियरिटी को वायलेट करके आप आए हैं, तो आप किस मुंह से सीनियरिटी की आप बात करेंगे? उसके अलावा दूसरी बात, मोहतरम याहिया अफरीदी साहब कहते हैं कि अगर उस दिन मंसूली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब वॉकआउट न करते तो हम जो है वो सीनियर प्यूनी जज जो थे पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर, उनको सुप्रीम कोर्ट में ले आते। यानी आप ये बात मान रहे हैं कि आना एजाज अनवर साहब को चाहिए था, लेकिन हुकूमत जो है वो 4थे नंबर के जज को लेकर आई है, तो ये मुदाखलत नहीं है तो ये क्या है? फिर तीसरी बात यह है कि हुकूमत ने ना सिर्फ ये कि एजाज अनवर साहब को वो सुप्रीम कोर्ट नहीं लेकर आए, बल्कि उन्होंने एजाज अनवर साहब को वहां पे चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट भी नहीं बनाया। उन्होंने उनको एक्टिंग चीफ जस्टिस भी उन्होंने जो दूसरे नंबर के आप सीनियर प्यूनी है उनको एक्टिंग चीफ जस्टिस बना दिया। यानी 2 जजेस क्योंकि बल्कि तीसरे नंबर के जज क्योंकि इश्तियाक इब्राहिम साहब थे, फिर एजाज अनवर साहब थे, फिर अतीक शाह साहब थे और फिर शकील साहब थे। शकील साहब और इश्तियाक इब्राहिम साहब सुप्रीम कोर्ट आ गए, तो एजाज अनवर साहब सीनियर प्यूनी थे, उनको सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए था, उनको हुकूमत सुप्रीम कोर्ट नहीं लाई क्योंकि वोट हुकूमत के पास है, फैसले हुकूमत कर रही है, तो उनको चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट भी नहीं बनाया जा रहा, एक्टिंग चीफ जस्टिस भी जो है वो बनाया गया है जस्टिस अतीक शाह साहब को। तो ये हो गया जी मामला। अब आते हैं इस बात पे कि सीनियरिटी लिस्ट आपको बता देता हूँ। चलें एक और भी खबर पे बात कर लेते हैं। 2 जजेस के खिलाफ हुकूमत ने धमकी लगाई कि वो उनको उनके खिलाफ रेफरेंस ला रहे हैं, मंसूली शाह साहब के खिलाफ और मुनीब अख्तर साहब के खिलाफ। अच्छा, मुनीब अख्तर साहब जो है वो मीडिया के साथ इंटरेक्ट नहीं करते और वो जब भी कोई इस तरह का इवेंट होता है तो वो बड़ी जल्दी वहाँ से चले जाते हैं अपने चैम्बर की तरफ, जजेस चैम्बर की तरफ। तो वो मीडिया से ख़ास तौर पे जब से ये कंट्रोवर्सीज हुई हैं वो बिल्कुल मीडिया से इंटरेक्ट नहीं करते, तो इसलिए वो जल्दी चले गए थे। लेकिन मंसूली शाह साहब जो हैं वो मौजूद थे। मंसूली शाह साहब से मुलाकात हुई। मैं ये बात रिपोर्ट ना करता क्योंकि मेरा ये ख्याल था कि शायद ये बात मंसूली शाह साहब ने, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरा ये ख्याल था कि ऑफ द रिकॉर्ड होगा, लेकिन क्योंकि मेरे दोस्त बहुत से इसको ब्रेक कर चुके हैं, अहमद अदील सरफराज साहब भी इसको रिपोर्ट कर चुके हैं, तो लिहाजा मैं आपके साथ ये बात शेयर कर रहा हूँ कि हमने पूछा, हमारे दोस्तों ने पूछा मंसूली शाह साहब से, तो मंसूली शाह साहब ने कैटेगोरिकल कहा है कि हुकूमत अगर रेफरेंस लाना चाहती है शौक से लाए, वो अपने हलफ के साथ वफा जारी रखेंगे, जो उनका हलफ कहता है वो अपने हलफ पे चलते रहेंगे। किसी को अच्छा लगता है, लगे नहीं लगता ना लगे, बुरा लगता है बुरा लगे, लेकिन जस्टिस सैयद मंसूली शाह साहब डटे हुए हैं। वो कह रहे हैं बिल्कुल हम आइन और कानून की ये जंग लड़ेंगे, जो आइन हमें जिम्मेदारी देता है, हलफ हमारा जिम्मेदारी देता है, उसके ऊपर काम जारी रखेंगे, ना झुकेंगे, ना कंप्रोमाइज करेंगे, ना सरेंडर करेंगे, ना इस्तीफा देंगे, ना पीछे हटेंगे। तो ये आप कह सकते हैं, और मुनीब अख्तर साहब भी ऐसी कोई चीज़ नजर नहीं आ रही, तो आप कह सकते हैं कि हुकूमत ने जो धमकी लगाई है राना सनौला के जरिए कि हम मंसूली शाह और मुनीब अख्तर के खिलाफ रेफरेंस लाएंगे, तो उसको जूते की नोक पे रखा है जजेस ने। और मैं आपको बताऊं, मोहसिन अख्तर कैनी साहब भी आए हुए थे, अरबाब मोहम्मद आरिफ साहब भी आए हुए थे। मैं कहता हूं कि ये निकालें मंसूली शाह साहब को, ये निकालें मुनीब अख्तर साहब को, ये निकालें मोहसिन अख्तर कैनी साहब को। जिस जज को निकालेंगे
उस जज की इज्जत, एहतराम, मकाम और मर्तबा मजीद बढ़ेगा। ये हुकूमत, ये निज़ाम जिसके पीछे पड़ता है वो लोग उससे मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं, उससे अकीदत रखना शुरू कर देते हैं। और जिसको ये ओहदे देता है ये निज़ाम, चाहे वो याहिया अफरीदी साहब को ओहदा दिया है, इससे पहले काजी घटिया इंसान के साथ थी हुकूमत, अब याहिया अफरीदी साहब के साथ है, आमिर फारूक साहब के साथ थी, और इनके साथ है अमीनुद्दीन खान के साथ है। तो जिसके हुकूमत साथ है उसकी क्या रह गई है वक़्त, इज्जत, एहतराम, मकाम, मर्तबा क्या है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अब सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और जिसके ये हुकूमत खिलाफ होती है कि वो अपने हलफ से वफा कर रहा है, तो अवाम पाकिस्तान उसको सर आंखों पे बिठा लेती है, पाकिस्तान के लोग उससे मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। मुझे एक और चीज़ याद आ गई है, मैं अहमद बोबक का ट्वीट देख रहा था, क्योंकि आपको पता है कि अहमद बोबक सोशल मीडिया पे बड़ी उनकी बर्थ है, और वो जो ट्वीट करते हैं तो वो एक नैरेटिव बन जाता है। तो अहमद बोबक साहब ने ट्वीट किया हुआ था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को, मुनीब अख्तर साहब को, आयशा मलिक साहबा को, और अतर मिनल्ला साहब को, शाहिद वहीद साहब को, अकील अब्बासी साहब को, मलिक शहजाद अहमद खान साहब को, वो तमाम जजेस जो अपने हलफ के साथ खड़े हैं, इन जजेस को आज तकरीब हलफ बर्दारी में नहीं जाना चाहिए था। तो मैं बसात एहतराम अहमद बोबक साहब से ये कहना चाहता हूँ कि अहमद बोबक साहब, मसला ये है कि ये जो जज आए हैं 7, इन 7 में से 4 जज तो आए हैं मेरिट पर, इन्होंने नहीं आना था, और 5 जज और 2 जजेस का इशू है, और 2 जजेस का जो इशू है अब वो आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जो 7 जज आए हैं, इनमें से कभी इम्कान है कि 4-5 जज अपने हलफ से वफा करेंगे। अच्छा, उसकी वजह क्या है? मसला यह है कि इन 7 में से 5 नहीं आना था सुप्रीम कोर्ट में, मेरिट पर भी 5 ने आना था, 2 मेरिट के खिलाफ आए। 5 ने, अगर मंसूर अली शाह साहब भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान होते, तो अगर 5 जज सुप्रीम कोर्ट में आने होते तो 5 इन्हीं में से होते, ये बात तो है क्लियर। लेकिन मसला क्या है कि जो एतराज़ था इन जजेस का, वो ये था कि जब तक 26 यानी तरमीम का कुत्ता कुएं से नहीं निकाल लिया जाता, तब तक आप जो है वो इन जजेस को ना लगाएं। इनका ये एतराज़ था। इनका इन जजेस की सिलेक्शन के ऊपर कोई एतराज़ नहीं था। हाँ, जो एतराज़ इनका, अगर मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान होते तो एक बात तो कन्फर्म है कि आमिर फारूक साहब तो किसी सूरत सुप्रीम कोर्ट ना आते, ये बात दुरुस्त है। वो मेरिट पर नहीं आए, और वो इसलिए मेरिट पर नहीं आए कि उनके खिलाफ बड़ा स्ट्रॉन्ग एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जो इमरान खान साहब का टहरियान केस था, उसमें जो कुछ उन्होंने किया, और उस पर तारिक महमूद जहांगीरी साहब, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब और समर रिफत इम्तियाज साहब की जो जजमेंट है, उसके बाद किसी सूरत आमिर फारूक साहब का ना तो सुप्रीम कोर्ट आना बनता था, बल्कि उनकी बरतरफी बनती थी, तो वो तो नहीं हो सकता था। और दूसरा, मेरिट के खिलाफ आए हैं जो 4थे नंबर वाले जस्टिस शकील साहब हैं, वो मेरिट को वायलेट करके आए हैं, हुकूमत उनको लेकर आई है। लेकिन अब वो सुप्रीम कोर्ट में आ गए, तो देखना है कि वो अपने हलफ के मुताबिक चलते हैं या वो कहीं किसी और तरह से चलते हैं। और देखें, मसला ये है, मेरिट पे जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया कि मेरिट पे इश्तियाक इब्राहिम साहब ने भी आना था, जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। हाशिम खान काकर साहब ने भी मेरिट पे आना था। मंसूर अली शाह साहब भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान होते तो हाशिम काकर साहब ने आना था। मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान होते तो भी जस्टिस शफी सिद्दीकी साहब और सलाउद्दीन पमर साहब ने आना था। और अगर एक्टिंग जज किसी को लाना होता तो बिल्कुल ये अपना आ सकते थे मियां गुल हसन और नीरब साहब। तो 5 तो ये मैं समझता हूँ मेरिट के जजेस हैं। सिर्फ एतराज़ ये है कि ये 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इनको वोट दे के इनको एक मतलब एक जिसे कहते हैं कि वो जो हमारे आम फहम जबान में कहते हैं ना कि काना कर लिया, अपना एक ओब्लाइज कर लिया है, एक एहसान चढ़ा दिया है। लेकिन मैं अभी भी होपफुल हूँ कि ये 5 जज जो हैं, क्योंकि मेरिट पर आए हैं, तो ये अपने हलफ के मुताबिक चलेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि ये जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी से वफा करेंगे। मेरा ख्याल ये अपने हलफ से वफा करेंगे, और कभी इम्कान है कि ये 5 जजेस जो है वो 26वीं आईनी तरमीम का केस लगा भी, और अगर ये बैठे भी फुल कोर्ट में, तो ये 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से अपनी पोजीशन जो है वो वाज़े करेंगे। क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम में ये तो ज़रूर है कि वो ये जो जुडिशल कमीशन नया बना है ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सीटें क्योंकि एक्ट के तहत बढ़ी हैं, उसके 26वीं आईनी तरमीम से ताल्लुक़ नहीं है, तो ये फिर भी सुप्रीम कोर्ट के जज रह सकते हैं। इसलिए इनको ये मसला नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट के इनकी जो है वो ये सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं रहेंगे। तो क्योंकि उसमें ये हो सकता है कि पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन करार देकर कि आप चले जो जज आ गए, इस तरह की चीज़ हो जाए। और अगर इनको वापस हाई कोर्ट में भेजा भी जाता है, तब भी ये इन 7 में से 5 जज फिर भी आ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो लिहाजा इनको ज़रूरत नहीं है कोई आप समझें कि कंप्रोमाइज़ होने की और कंप्रोमाइज़ करने की, ये सारी चीज़ें। अब सीनियरिटी लिस्ट देख लेते हैं। याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, उनके बाद मंसूर अली शाह साहब है जिनको चीफ जस्टिस पाकिस्तान होना चाहिए था, और लेकिन नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, नवाज शरीफ और जरदारी ने कहा कि हमें याहिया अफरीदी पसंद है। आज तक मयार और क्राइटेरिया नहीं बताया गया। और आज मंसूर अली शाह साहब से एक सवाल हुआ
वो ये हुआ कि आप सुनह काम नहीं करते, क्योंकि याही अफरीदी साहब ने इल्ज़ाम लगाए कि ये याही अफरीदी साहब ने कि मंसूरी शाह साहब वगैरह और मुनीब अख्तर साहब वगैरह काम नहीं कर ले, इसलिए मैं मियां गुलशन और रिजब को ला रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि वेबसाइट के ऊपर जजमेंट्स, रिपोर्टेड जजमेंट्स पड़ी हुई हैं, सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। तो याही अफरीदी साहब के बाद इस वक्त मंसूरी शाह साहब हैं, अपने हलफ से वफा करने वाले जज हैं। मुनीब अख्तर साहब अपने हलफ से वफा करने वाले हैं। अमीनुद्दीन खान साहब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आइनी बेंच के सरबराह। जमाल खान मुदखिल साहब मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मोहम्मद अली मज़हर साहब, जिनके बारे में परसेप्शन ये है कि पहले ये बंदियाल साहब के साथ थे, फिर उसके बाद काजी फायजी साहब आए तो उनके साथ हो गए, बल्ला छीनने वाले बेंच में शामिल थे। अब जब अमीनुद्दीन खान साहब और याही अफरीदी साहब का दौर है, तो ये अब याही अफरीदी साहब और अमीनुद्दीन खान साहब के साथ हैं। हालांकि ये बहुत लाइक जज हैं, बहुत काबिल जज हैं, और इनके बारे में ये परसेप्शन, इनको अपने अमल से इस परसेप्शन को ख़त्म करना होगा। आयशा मलिक साहबा अपने हलफ से वफा करने वाली जज, दबंग जज, शानदार फैसले, किसी दबाव में ना आने वाली जज। और उसके बाद अतर मिनल्ला साहब अपने हलफ से वफा करने वाले जज, ज़बरदस्त और शानदार आउट क्लास जज, और जिन्होंने अपने अमल से साबित किया है कि वो आइन से वफा करने वाले हैं। हसन नज़र रिजवी साहब लाइक जज हैं, लेकिन वही मसला जैसे मोहम्मद अली मज़हर साहब का है, तो इनके बारे में भी ये तासुर बन गया है कि ये मौजूदा हालात को देखते हुए ये कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं अमीनुद्दीन खान के साथ और इस निज़ाम के साथ, हालांकि इनको करना नहीं चाहिए। लेकिन खैर, मिलिट्री कोर्ट्स वाला फैसला आएगा, कुछ और इम्तिहान हैं, उनके बाद हम क्लियर कह सकेंगे कि किस तरफ खड़े हैं। शाहिद वहीद साहब अपने हलफ से वफा करने वाले एक आज़ाद जज, ज़बरदस्त और शानदार और खूबसूरत जज, बहुत लाइक शानदार जज। मुसरत हिलाली साहबा बल्ला छीनने वाले बेंच का हिस्सा, काजी फायजी साहब के बहुत करीब, और इनका शुमार, इनको जो वकला में डिस्कस होता है काजी फायजी साहब की, जिनको मतलब मैं तो वो लफ्ज़ नहीं कहूँगा कि बाक़ियात कहा जाता है, लेकिन बहरहाल काजी फायजी साहब की के ग्रुप में जिन जजेस को कंसीडर किया जाता था उनमें से हैं, और काजी फायजी साहब के साथ हर केस में इनका जाना जाती थी। इरफान सादत खान साहब, सादत खान साहब जो हैं ये अच्छे जज हैं। और उसके बाद नईम अख्तर अफगान साहब, ये आइनी बेंच का हिस्सा हैं। जो जज आइनी बेंच का हिस्सा है तो उसके बारे में क्या आप कह सकते हैं, वो आप सारों को पता ही है। मलिक शहजाद अहमद खान साहब बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, जो इन्होंने शानदार काम किया है, जो मतलब अपने हलफ से इन्होंने वफा किया है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, तो कमाल, ज़बरदस्त जज, बहुत शानदार जज, अपने हलफ से वफा करने वाले। अकील अब्बासी साहब मजबूत आसाब के जज, और बहुत लाइक जज, बहुत लाइक जज, बहुत लाइक जज। और इन्होंने तो काजी फायजी साहब के साथ बैठ कर भी अपने हलफ से वफा की, काजी के साथ नहीं गए, अपने हलफ से वफा की है, और अपने हलफ के मुताबिक काम करते हैं, चल रहे हैं। दबंग जज हैं, बहुत बहादुर जज हैं, बहुत दलेर जज हैं। और इनका जो हमारे दोस्त शाहिद हुसैन है कराची, जो वहाँ पे कोर्ट्स को कवर करते हैं, वो भी हमें ये कहते हैं कि अभी आप लोगों का मुकम्मल तारुफ जो है वो नहीं हुआ अकील अब्बासी साहब से, कि कितने स्ट्रॉन्ग नर्व्स के हैं और कितने लाइक जज हैं और कितने बहादुर हैं। तो उन्होंने कहा कि ये किसी सूरत भी अपने हलफ से वफा करना नहीं छोड़ेंगे, और जो मर्जी हो जाए। उसके बाद शाहिद बिलाल हसन साहब जो हैं, ये आइनी बेंच में इनको अमीनुद्दीन खान साहब ने इनको सेलेक्ट करके बिठाया अपने साथ। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इनको वोट दिया है। अभी तक ये खामोश हैं, मिलिट्री कोर्ट्स केस में एक भी सवाल इन्होंने नहीं किया, एक बार भी रिमार्क्स नहीं दिए इनका, इसलिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये किस तरफ जाएंगे। अब आ जाए जो नए जजेस आए हैं, उसमें सीनियरिटी में उनके बाद जो अब जजेस आ रहे हैं वो जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़ बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और ये मेरिट पर आए हैं। और देखते हैं बलूचिस्तान वालों के बारे में, असल में मसला ये है कि काजी फायजी साहब जब थे तो काजी फायजी साहब बलूचिस्तान से, जमाल खान मुदखिल बलूचिस्तान से, और नईम अख्तर अफगान बलूचिस्तान से, और जो इन बलूचिस्तान के जजों ने किया है वो मुझे क्या मैं आपको कहूँ, अल्लाह ताला बस अपना रहम करे। अब देखना है कि ये अपने हलफ के साथ जाते हैं हाशिम खान काकड़ साहब, या वो जो जमाल खान मुदखिल साहब जो काम करते हैं कि बलूचिस्तान का एक, वो काजी के साथ इसलिए चले जाते थे कि बलूचिस्तान का कल्चर है कि हम अपने बड़ों के साथ जाते हैं, और काजी क्योंकि हमारा बड़ा है तो हम काजी के साथ जाएंगे। हाशिम खान काकड़ साहब के बाद हैं जस्टिस मोहम्मद शफी सदीकी साहब जो हैं ये भी एक लाइक जज हैं, और देखते हैं बहरहाल ये किस तरफ जाते हैं। वैसे तो अगर ये मेरिट पर इन्होंने आना था, मेरिट पर ये आते 26 आईनी तरमीम से पहले, तो फिर तो ये कंफर्म था कि ये अपने हलफ के मुताबिक चलेंगे। लेकिन अब क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इनको वोट दिया है, तो देखते हैं क्या होता है। उनके बाद जस्टिस आ जाए जनाब सलाउद्दीन पंवर साहब। जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब जो हैं, इनके हवाले से हमारे दोस्त शाहिद हुसैन जो सिंध हाई कोर्ट्स को कवर करते हैं, वो कहते हैं कि ये बहुत ही शानदार जज है, ये बहुत खूबसूरत जज है, बहुत लाइक जज है, और ये किसी सूरत में अपने हलफ के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ये अपने हलफ के मुताबिक चलेंगे। जस्टिस शकील अहमद साहब, ये चौथे नंबर के जज हैं और पेशावर हाई कोर्ट के,
जिनको सुप्रीम कोर्ट लाया गया है, और इन्हीं के हवाले से याहिया अफरीदी साहब ये समझते हैं कि ये ना आते अगर मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब जो है वो बाइकआउट ना करते। तो बहरहाल देखते हैं शकील साहब जो हैं, जस्टिस शकील साहब आप ये आ गए सुप्रीम कोर्ट में, तो देखते हैं कि इनको चौथे नंबर से लाया गया है। आप क्या ये हमेशा इसी बात पे कंप्रोमाइज़ करते रहेंगे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मुझे आउट ऑफ टर्न लाए हैं, या ये आप सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं तो ये अपने हलफ के मुताबिक काम करेंगे? जस्टिस आमिर फारूक साहब, नो कमेंट, क्या कहूँ, आपको इतना पता है कि मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। जस्टिस उसके बाद इश्तियाक इब्राहिम साहब हैं। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब जो हैं ये मेरिट पर भी इन्होंने आना था, अच्छे जज हैं, तो उम्मीद है कि ये अपने हलफ के मुताबिक चलेंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाए जनाब जो एक एक्टिंग जज आए हैं जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब। अच्छा, ये मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब के हवाले से आखिर में जाते जाते ये अर्ज़ कर दूँ, मैं पिछली वीडियो में भी ये बात कर चुका हूँ, ये एक्टिंग जज के तौर पर आए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इनके तमाम फैसले ज़बरदस्त हैं और ये अपने हलफ से वफा करने वाले जज हैं, बहुत दलेर जज हैं, बहुत लाइक जज हैं, सबसे ज़्यादा रिपोर्टेड जजमेंट्स इनकी हाई कोर्ट में थी, और ये बहुत ही खूबसूरत जज हैं, बहुत ही लाइक जज हैं। और जिस तरह से तमाम तर पिछले जबर और बर्बरियत के दौर में 2-2.5 सालों में इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो फैसले किए हैं, उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग आपको नर्व्स चाहिए, बहुत मजबूत आपको असाब चाहिए। आप कोई अगर कोई कमज़ोर जज होता, कोई कंप्रोमाइज जज होता, तो वो ऐसे फैसले नहीं कर सकता था जो फैसले मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने किए हैं। ठीक है, ये उन खत लिखने वाले जजेस में नहीं थे, लेकिन ये उन जजेस से पीछे भी नहीं थे। इन्होंने अपना काम बहुत शानदार किया है, और मैं समझता हूँ कि इनको जो टैक्स मैटर्स के लिए लाया गया है, टैक्स के केसेस के लिए, तो ये इतना ज़बरदस्त और शानदार इजाफा है सुप्रीम कोर्ट में कि ये ऐसे फैसले करेंगे कि जो तारीखी होंगे, बड़ी तेज़ी से केसेस निपटाएंगे और बहुत शानदार जजमेंट्स लिखेंगे। तो इनकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है, मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब की। और मुझे तो एज ए पाकिस्तानी मुझे ये बहुत पसंद है। मैंने इनकी कोर्ट प्रोसीडिंग्स जितना अटेंड किया है हाई कोर्ट में, और ये वो जज हैं जब आमिर फारूक साहब साइफर केस वापस भेजना चाहते थे, रिमांड बैक करना चाहते थे, तो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब अड़ गए थे और फिर आमिर फारूक साहब को इमरान खान को बरी करना पड़ा था, क्योंकि उस वक्त अगर आमिर फारूक साहब बरी ना करते, ये बरी कर देते और आमिर फारूक साहब रिमांड बैक करते, एक हो जाता, टाई हो जाता मामला, उन 6 जजेस के पास जाना था जिन्होंने खत लिखा था। तो बहरहाल इनको बिल्कुल ठीक लाया गया और इनका सुप्रीम कोर्ट आना बनता था, और उधर मोहसिन तरकियानी साहब को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनना चाहिए, लेकिन अब देखते हैं वहाँ क्या होता है, लगता नहीं है उनको बनाया जाएगा। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये 2 जज आए हुए थे, और जो जज आज नहीं थे सुप्रीम कोर्ट में इस तकरीब में, वो अमीनुद्दीन खान साहब नहीं थे। बताया जाता है कि उनकी कोई दांत की सर्जरी थी, और इसी तरह से हसन नज़र रिजवी साहब और मोहम्मद अली मज़हर साहब नहीं थे। तो ये हैं सूरत हाल, आज की तकरीब, आज का अहवाल। तो देखते हैं जी चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग निमान साहब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।